तो वॉशिंगटन में नेटो, यूरोपियन यूनियन के नेताओं और ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप की लंबी चर्चा हुई, लेकिन अपनी ही बुलाई मीटिंग में ट्रंप को अचानक पुतिन की याद आई। उन्होंने बैठक के बीच से ही पुतिन को फोन मिलाया। उसके बाद ऐलान किया कि ज़ेलेंस्की पुतिन की बैठक जल्द होगी, फिर वो खुद ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ वार्ता करेंगे। जबकि यूरोपियन यूनियन की मांग थी कि उसे भी चर्चा में शामिल किया जाए, क्योंकि यूरोप की शांति भी दांव पर लगी हुई है। मगर ट्रंप ने इसे सुनकर अनसुना कर दिया। यह नीति ट्रंप की नहीं बल्कि पुतिन की है। ट्रंप के मंच पर ट्रंप कार्ड कैसे फेल हुआ और कैसे पुतिन इस मीटिंग में लॉर्ड बनकर उभरे, देखिए इस रिपोर्ट में। आशंकाएं बाकी हैं, संशय बना हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद व्हाइट हाउस में सबसे बड़ी बैठक बेनतीजा रही। व्हाइट हाउस सम्मेलन के निर्देशक पुतिन बनकर उभरे हैं। ट्रंप कार्ड बेअसर रहा और अभी भी सवाल बाकी है कि युद्ध विराम होगा या नहीं। यूरोप के 8 नेताओं के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था युद्ध विराम, लेकिन एजेंडा पूरा नहीं हुआ। बैठक जारी रही और उसी बैठक के बीच यूक्रेन पर रूस के हमले। जब ट्रंप युद्ध विराम पर मंथन कर रहे थे, तब रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रही थी। यूक्रेन की मदद के लिए व्हाइट हाउस की बैठक में पूरा यूरोप और नाटो शामिल। उर्सुला वॉन डेर लेयन ईयू के 27 देशों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर बैठक में थे। फिनलैंड के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब मौजूद थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी थी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज थे और मार्क रूटे नाटो के 32 देशों की सेनाओं के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद थे। जब ये सब नेता व्हाइट हाउस में थे, तभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने फ्रांस के राष्ट्रपति से कान में कहा कि पुतिन उनके लिए डील करने को तैयार है। लेकिन माइक इतना हाईटेक थे कि फुसफुसाहट भी रिकॉर्ड हो गई। I think he wants to make a deal for me. You understand that? As crazy as it sounds. Here, sit down. Sit down, everybody. Okay. Hi, Mark. इसके बाद ट्रंप ने ऐतिहासिक मंथन की मेज पर भी कहा कि उन्हें पुतिन पर भरोसा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे पावरफुल मीटिंग बुलाकर भी अपने ही घर में ट्रंप उस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकाल पाए। पूरे 3 घंटे चली रस्साकशी के बाद आखिरकार ट्रंप को मीटिंग छोड़कर पुतिन की शरण में जाना पड़ा। बैठक में जो भी चर्चा हुई, उसके बारे में ट्रंप ने तुरंत पुतिन को जानकारी देने का फैसला किया। तो बैठक छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पुतिन को फोन किया। क्रेमलिन के मुताबिक ट्रंप ने मीटिंग की विस्तार से जानकारी दी। दोनों नेताओं की चर्चा 40 मिनट तक चली। दोनों ने रूस यूक्रेन की सीधी वार्ता पर चर्चा भी की। पुतिन ट्रंप ने अलास्का समिट के बाद हुई प्रगति पर बातचीत की। पुतिन ने अलास्का में स्वागत सत्कार के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया। बातचीत में दोनों ने यूक्रेन समस्या पर संपर्क बढ़ाने पर सहमति जताई। पुतिन से फोन पर बात के बाद ट्रंप ने ऐलान किया, रूस और यूक्रेन की सीधी बातचीत तय है। पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलकर सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार है। I think that's true. I think we're going to have a meeting. I think if everything works out well today, we'll have a trilat, and I think there will be a reasonable chance of ending the war when we do that. ट्रंप ने कहा कि पुतिन ज़ेलेंस्की की मीटिंग का प्रबंध किया जा रहा है। बैठक की जगह अभी तय की जाएगी। दोनों की बैठक के बाद त्रिपक्षीय वार्ता होगी। इसमें राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और मैं शामिल रहूंगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विदेश दूत स्टीव विटकॉफ यूक्रेन और रूस के संपर्क में। 2 से 3 हफ्ते में ये बैठकें हो सकती हैं।
ट्रंप समाधान पर सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं, लेकिन क्रेमलिन ने सार्वजनिक तौर पर यह नहीं कहा कि पुतिन जेलेंस्की या ट्रंप पुतिन जेलेंस्की की मीटिंग के लिए सहमत है। बल्कि क्रेमलिन की तरफ से बयान जारी हुआ कि ट्रंप पुतिन की चर्चा काफी हद तक सकारात्मक रही। दोनों नेताओं ने अपनी बात स्पष्ट करके रखी। मॉस्को और कीव के प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता का स्तर बढ़ाने पर सहमति बनी। यानी क्रेमलिन कह रहा है कि सिर्फ यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि मंडल की सीधी वार्ता पर चर्चा हुई है। ट्रंप की बैठक में ट्रंप कार्ड भी नहीं चला और यूरोप के कोएलिशन ऑफ विलिंग का प्लान भी फेल हो गया। यूरोपियन यूनियन और नाटो सीज फायर के बाद चर्चा का दबाव बना रहा था। ट्रंप ने कहा कि चर्चा के लिए सीज फायर जरूरी नहीं, स्थायी समाधान खोजा जाए। यूरोपियन यूनियन 4 पक्षों यूएस, रूस, यूक्रेन और ईयू की वार्ता चाहता था। ट्रंप केवल त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हुए। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि यूक्रेन की जमीन रूस को ना सौंपी जाए। ट्रंप जमीन के मुद्दे से अलग हो गए। उन्होंने कहा कि जमीन पर वार्ता का अधिकार यूक्रेन को है। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिले। ट्रंप ने सिर्फ आश्वासन दिया है। सुरक्षा गारंटी का मॉडल क्या होगा, यह साफ नहीं। यानी इस बैठक में परोक्ष तौर पर जीत पुतिन की हुई है। इसीलिए बैठक पर रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने कहा है कि रूसी विरोधी युद्ध भड़काने वाला कोएलिशन ऑफ विलिंग ट्रंप को अपने झांसे में नहीं ले पाए। ट्रंप के साथ बैठक में जेलेंस्की ने भी पुतिन से मिलने पर सहमति जता दी, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी। और जेलेंस्की की पहली शर्त है कि वो जमीन रूस को नहीं देंगे। डोनेट्स्क और लुहांस्क के उनकी सेना नहीं हटेगी। युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए रूस $300 बिलियन का हर्जाना दे। और पुतिन के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए जेलेंस्की भी अब तैयार है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है, यह भी कहा है उन्होंने कि चर्चा में ट्रंप शामिल रहे तो बेहतर। जमीन के मुद्दे पर सिर्फ रूस से वार्ता की जाएगी, यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को पार्टी नहीं बनाया जाएगा। यूक्रेन की 22% जमीन पर रूस कब्जा कर चुका है। बैठक में भी वो नक्शा रखा गया जिसमें रूस का कब्जा दिखाया गया। युद्ध के 3.5 साल बाद अमेरिका, रूस, यूरोप और यूक्रेन चर्चा के लिए तैयार हुए हैं। पहले व्हाइट हाउस की बैठकों में सिर्फ यूक्रेन और यूरोप का पक्ष मजबूत था, लेकिन अब रूस का पक्ष रखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है। अब अगले 2 या 3 हफ्ते में होने वाली गतिविधियों से युद्ध विराम की तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल यह साफ है कि ट्रंप का रुख पुतिन के लिए नरम है और वो यूरोप के एजेंडे पर नहीं चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वाशिंगटन में महामंथन की शुरुआत हुई तो ठीक उसी वक्त यूक्रेन पर मिसाइलों से भारी आघात भी हुआ। रूस ने शायद पहले से तैयारी कर ली थी। जैसे ही ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बैठक की शुरुआत हुई, ठीक उसी समय यूक्रेन के 6 प्रांतों पर जबरदस्त हमले हुए। रूस के बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और उसके बाद क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए गए। यूक्रेन की रिफाइनरी से लेकर गैस स्टेशन तक हमले हुए। यूक्रेन का पलटवार भी जारी है और रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेनी हमलों की वजह से रूस से हंगरी तक तेल की सप्लाई रुक गई है। एक तरफ वॉशिंगटन में नया इतिहास दर्ज हो रहा था तो वहीं रूसी सेना हमलों का सभी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में थी। वॉशिंगटन में रूस के खिलाफ पूरा यूरोप अपनी एकजुटता का संदेश दे रहा था, तो वहीं पुतिन भी दुनिया को दिखा रहे थे कि वो यूक्रेन का अस्तित्व ही खत्म कर सकते हैं। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट सही साबित हुई। सोमवार को रूसी एयरबेस से Tu-95 बॉम्बर्स ने टेक ऑफ किया और फिर यूक्रेन के 6 प्रांतों में मिसाइल की बरसात कर दी गई। आसमान रूसी गेरान-2 ड्रोन की आवाज से गूंज रहा था और यूक्रेन की जमीन धमाकों से थर्रा रही थी।
सबसे बड़ी तबाही पोल्तावा के क्रेमेंचुक में हुई। यहां रूस ने मिसाइल और ड्रोन से ऑयल रिफाइनरी और गैस प्लांट को निशाना बनाया। ये तस्वीरें पोल्तावा के क्रेमेंचुक की है। यहां मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। धमाकों के बाद पूरे इलाके में आग की लपटें नजर आईं। इसके बाद बिजली की सप्लाई बंद हो गई। तेल और गैस का भंडार होने की वजह से पोल्तावा में बहुत ऊंचाई तक आग की लपटें देखी गई। जिस वक्त ट्रंप के साथ वार्ता की शुरुआत हुई, उसी वक्त यूक्रेन पर भयंकर हमला किया गया। यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया गया। KH-101 की मिसाइलों से भी प्रहार किया गया। 70 से अधिक ड्रोन से यूक्रेन में तबाही की कोशिश की गई। रूस पिछले 2 दिनों से यूक्रेन के जिस हिस्से पर हमला कर रहा है, वहीं फिर प्रहार किया गया। यानी फ्रंट लाइन का वो हिस्सा जहां रूसी बॉर्डर बिल्कुल करीब है और जिस हिस्से पर पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। ऊपर चेर्निहिव से लेकर नीचे ज़पोरिज़िया तक हमले किए गए। रूस का मकसद यूक्रेन सेना के ठिकानों को नष्ट करना था। इसके लिए गेरान 2 ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पोल्तावा में 40 ड्रोन हमले किए गए। सूमी में 5 बार ड्रोन हमला हुआ। खार्किव पर 15 बार ड्रोन हमला किया गया। रूस ने यूरोप को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने परमाणु बॉम्बर्स से हमला किया। इस दौरान रूस के ओलेनिया बेस से कई बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। इसके बाद रूस ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। इस बीच रूसी सेना ने सूमी को लेकर एक खास ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। और सूमी में रूस का स्पेशल मिशन शुरू हो चुका है। जंगल में सर्च अभियान की शुरुआत कर दी गई है। रूसी सेना सूमी में विशेष ऑपरेशन चला रही है। सूमी में अब यूक्रेनी सैनिकों की तलाश चल रही है। रूस सूमी में लगातार यूक्रेन के गोरिल्ला हमलों की वजह से डर गया है। सूमी की इमारतों में यूक्रेनी सैनिकों ने ठिकाने बना लिए हैं। यही वजह है कि रूसी सेना सूमी में इमारतों को नष्ट कर रही है। सूमी में मिसाइल ड्रोन से धमाके हो रहे हैं। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेनी फौज ने इमारतों में हथियार गोदाम बना लिया है। इमारतों में कमांड सेंटर बनाए गए। सूमी में खास ऑपरेशन की वजह सूमी में लगातार रूसी सेना को मिल रही मात है। यूक्रेनी सेना ने सूमी से फिर कुर्स्क पर हमले किए हैं, जिसमें रूस के जनरल गंभीर रूप से जख्मी हैं। रूस की सेना यूक्रेनी फौज से बदला ले रही है। यूक्रेन के बड़े सैन्य अफसरों को टारगेट किया जाएगा। रूस अपने जनरल पर हमले का इंतकाम लेगा। सूमी में रूसी सेना ने यूक्रेन के एक ड्रोन सेंटर को नष्ट कर दिया है। यहीं यूक्रेनी सेना ने हथियारों का गोदाम भी बनाया था। रूस FAB 3000 बम से भी हमले कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के मिर्नोग्राद में बम से हमला किया। रूसी फाइटर जेट्स ने यूक्रेन में घुसकर हमला किया। काला सागर के किनारे ओडेसा में भी रूस के हमले जारी हैं। यहां अजरबैजान की कंपनी के तेल ठिकानों को ड्रोन से टारगेट किया गया। पुतिन जब अलास्का गए थे तब रूस पर भीषण हमले हुए थे। अब ज़ेलेंस्की के वॉशिंगटन जाने पर यूक्रेन पर हमले हुए हैं। सोमवार के हमलों को यूक्रेन से रूस का बदला माना जा रहा है। यूक्रेन हमलों का सामना कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का पलटवार भी जारी है। वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने फिर ड्रोन से हमला किया। पुतिन से बदला लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। यहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। सेंट पीटर्सबर्ग में 400 स्क्वायर मीटर के दायरे में आग फैल गई। रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी हैं। यूक्रेन ने फिर रूस से निकलने वाली एक पाइपलाइन को टारगेट किया है, जिसके बाद तेल की सप्लाई रुक गई है। और यूक्रेन रूस पर पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने रूस से हंगरी तक तेल सप्लाई करने वाली द्रुजबा पाइपलाइन को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से रूस से तेल सप्लाई बंद हो गई है। तेल सप्लाई रुकने से हंगरी में तेल की कमी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार से हंगरी को तेल की सप्लाई रुक गई है। दावा है कि ऐसा यूक्रेन के हमले के असर की वजह से हुआ है। ज़पोरिज़िया में एक दिन पहले रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, तो वहीं आज यूक्रेन ने इसका बदला लिया है।
रूस की एक ट्रेन को निशाना बनाया गया। तेल ले जाने वाली ट्रेन में आग लग गई। वोल्गोग्राद में भी रेल रूट को निशाना बनाया गया। तेल रिफाइनरी पर भी हमलों का सिलसिला जारी है और रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रोजनेफ्ट ऑयल रिफाइनरी बंद है। 14 अगस्त को यूक्रेन ने यहां हमला किया था। लुकोइल रिफाइनरी में प्रोडक्शन रुक चुका है। 15 अगस्त को यूक्रेन ने इसे निशाना बनाया था। इसी तरह गैस पाइपलाइन भी निशाने पर है। द्रुजबा पाइपलाइन पर हमले से पहले यूक्रेन ने इसी महीने सेंट्रल एशिया सेंटर गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया था। इस महीने रूस के वोल्गोग्राद में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया था। सेंट्रल एशिया सेंटर गैस पाइपलाइन में ड्रोन हमले से भयंकर धमाका हुआ। यह पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान आती है और फिर कजाकिस्तान होते हुए रूस में गैस की सप्लाई पहुंचाती है। यूक्रेन के ऐसे ही हमलों से यूरोप उत्साहित है और रूस की शर्तों को ना मानकर युद्ध आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। यूरोप को भरोसा है यूक्रेन के जरिए पुतिन के गुरूर को तोड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वॉशिंगटन मीटिंग में ज़ेलेंस्की ने उन शर्तों को अस्वीकार कर दिया जो पुतिन ने अलास्का वार्ता के दौरान ट्रंप के सामने रखी थी। और इस मीटिंग के सेंटर में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी का मुद्दा आ गया। माना जा रहा है कि यह सब कुछ यूरोप और यूक्रेन की रणनीति का हिस्सा था ताकि इस वार्ता में ट्रंप ज़ेलेंस्की पर शर्तों को मानने के लिए दबाव नहीं डाल सके। लेकिन डर है कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी की जिद यूरोप में एटमी तबाही ला सकती है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। First one is security guarantees, and we are very happy. We're talking about the security not just of Ukraine, we're talking about the security of Europe and the United Kingdom as well. Security guarantees, we speak about the whole security of the European continent. We will begin from a proposal which is the, let's say, Article 5 model. व्हाइट हाउस में सदी की सबसे बड़ी बैठक हुई। बैठक का एजेंडा था रूस यूक्रेन युद्ध विराम और शांति के लिए पुतिन की शर्तों पर ज़ेलेंस्की को राजी करना। लेकिन यूरोपीय नेताओं से लेकर ज़ेलेंस्की तक सभी के मुंह से जो शब्द सबसे ज्यादा निकला वो था सुरक्षा गारंटी, जिसकी मांग सभी ने यूक्रेन के लिए की। अब यही सुरक्षा गारंटी यूरोप में तबाही की घंटी बजा रही है। कैसे, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले यूरोप और ज़ेलेंस्की के उस प्लान के बारे में जान लीजिए जिसमें ट्रंप फंसते चले गए। माना जा रहा है कि यह सब कुछ यूरोप और यूक्रेन के प्लान का हिस्सा था। ट्रंप से मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों के बीच बैठक हुई थी। इसी बैठक में अमेरिका के साथ बातचीत की पूरी सूची तैयार की गई। इसी सूची में टॉप पर यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को रखा गया। इसी दौरान हथियार सौदे के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी, जो यूरोप का प्लान बी था। प्लान के मुताबिक यूरोपीय देशों ने ट्रंप के सामने युद्ध विराम के बाद यूक्रेन की सुरक्षा का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया और दो मांगे रखी। पहली, यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और दूसरी, नाटो के आर्टिकल 5 जैसे कानून। दरअसल यूरोपीय देश ये चाहते हैं कि भले ही यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए एक ऐसा नियम बनाया जाए जो उसे भविष्य में नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा दे। President Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine, and this is one of the key points that we need to consider, and we're going to be considering that at the table also, like who will do what. यूरोप के रुख को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप भी यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक आए क्रेमलिन के एक बयान ने सारा खेल पलट दिया। मीटिंग के दौरान क्रेमलिन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया,
पश्चिमी देशों का एक भी सैनिक यूक्रेनी धरती पर स्वीकार्य नहीं होगा। माना जा रहा है कि इस स्टेटमेंट के बाद ट्रंप का मूड बदल गया, जिसे देखते हुए यूरोप ने अपना प्लान बी लागू कर दिया। यूक्रेन ने ट्रंप के सामने 100 अरब डॉलर की हथियार खरीद का बड़ा ऑफर रखा, जिसे ट्रंप ने स्वीकार कर लिया। डील के मुताबिक यूक्रेन अमेरिका से 100 अरब डॉलर के हथियार खरीदेगा। इन हथियारों के लिए पैसे यूरोप चुकाएगा। यूक्रेन और यूएस के बीच ड्रोन प्रोडक्शन पर 50 अरब डॉलर के समझौते पर भी बात हुई। इस समझौते के तहत यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन में अमेरिका मदद करेगा। रिपोर्ट्स की माने तो हथियारों की डील पर बात होते ही ट्रंप एक बार फिर सुरक्षा गारंटी की बात पर सहमत हो गए और रूबियो की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो सुरक्षा गारंटी के तरीकों पर विचार करेगी। और माना जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर 4 विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। पहला विकल्प है सैन्य तैनाती। इसमें रूसी कब्जे वाले इलाकों के पास नेटो की सेना तैनात की जाएगी। ये तैनाती सुमी, खार्किव, डोनेस्क, लुहांस्क से लेकर ज़पोरिज़िया तक होगी ताकि रूस यहां से आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। दूसरा विकल्प है यूक्रेन के सुरक्षा कवच को मजबूत करना। यूरोप और अमेरिका बड़ी संख्या में यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम दे सकते हैं ताकि भविष्य में रूस अपने फाइटर जेट या मिसाइलों से हमला करे तो यूक्रेन के शहर और अहम सैन्य ठिकाने सुरक्षित रहें। तीसरा विकल्प है यूक्रेन को आधुनिक हथियार देना, यानी युद्ध विराम के बाद यूक्रेन को फाइटर जेट और मिसाइलों से लेकर टैंक और हॉवित्जर तोपें दी जा सकती हैं। यूक्रेन को इतना गोला बारूद दिया जाए कि रूस कभी यूक्रेन पर हमला करने की हिम्मत ना कर सके और फिर भी रूस हमला करता है तो यूक्रेन जवाब दे सके। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी का चौथा विकल्प है निगरानी, यानी यूरोप और अमेरिका की कोई ना कोई सैटेलाइट रूस यूक्रेन बॉर्डर पर नजर रखेगी ताकि रूसी सेना की हर मूवमेंट के बारे में यूक्रेन को जानकारी मिलते रहे। इसके अलावा काला सागर में भी निगरानी के लिए युद्धपोत तैनात किए जा सकते हैं। हालांकि इनमें से किसी भी विकल्प पर रूसी राष्ट्रपति शायद ही राजी होंगे, क्योंकि पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं यूक्रेन की जमीन पर यूरोप के सैनिक या हथियारों की डिप्लॉयमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ेलेंस्की की माने तो इसे लेकर 10 दिन में फैसला लिया जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो नाटो प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस पर फैसला लेंगे। माना जा रहा है कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के बदले रूस को डोनेस्क और लुहांस्क का आधिकारिक हक देने पर मोहर लग सकती है, क्योंकि ट्रंप पुतिन के लिए जमीन के इस हिस्से की अहमियत जानते हैं। – 2025 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनेस्क और लुहांस्क में खनिज का बड़ा भंडार मौजूद है। यूक्रेन के खनिज संसाधनों की कुल कीमत 500 अरब डॉलर है। सिर्फ डोनेस्क और लुहांस्क में 150 अरब डॉलर के खनिज मौजूद हैं। यहां टाइटेनियम, लिथियम, मैग्नीज, जिरकोनियम, ग्रेफाइट और निकल का बड़ा भंडार है। माना जा रहा है कि इसी खनिज के बदले अमेरिका और यूरोप पुतिन से यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की शर्तें मनाने का दबाव डाल सकते हैं। हालांकि यूरोप की यह ट्रिक काम करेगी, इसकी उम्मीद भी बेहद कम है, क्योंकि पुतिन की नजर सिर्फ डोनेस्क और लुहांस्क पर नहीं, बल्कि संपूर्ण यूक्रेन और जमीन के हर उस हिस्से पर है जिसे वो रूस की संप्रभुता के लिए खतरा मानते हैं। यानी यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की जिद ने यूरोप के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूस यूक्रेन में जारी जंग की आग बुझाने के लिए ट्रंप अब महत्वपूर्ण भूमिका में है, लेकिन उनकी भूमिका सार्थक तभी होगी जब वो जंग रुकवा दें। लेकिन हैरानी की बात है कि डील जिस बिंदु पर अटकी है वो है क्षेत्रीय अदला बदली, जिस पर ना तो यूक्रेन राजी है ना ही यूरोपीय देश। इसलिए डोनबास में जंग फिर से भड़क गई है, यानी वार्ता असफल रही। लेकिन वॉशिंगटन वार्ता से एक युद्ध विराम के लिए उम्मीद की किरण जरूर जगी है, जिसमें पुतिन ज़ेलेंस्की की द्विपक्षीय भूमिका होगी।
तो क्या समाधान का रास्ता बनेगा? आइए दिखाते हैं आपको। बैठक सकारात्मक पहल, शांति वार्ता क्यों असफल? वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेता युद्ध विराम की वार्ता कर रहे थे। उसी समय रूस ने इस्कंदर मिसाइल से डोनेत्स्क के नोवोडोनेत्स्क में प्रहार किया। ऐसा प्रहार जिसमें यूक्रेनी सैनिक और उनके गोला बारूद का काफिला तबाह हो गया। दरअसल इस हमले का अर्थ दो चेतावनी है। पहली ये कि डोनबास रीजन की शर्त पर पुतिन कोई ढील नहीं देंगे, और दूसरी यूक्रेन डोनबास क्षेत्र में सेना भेजकर वार्ता के रास्ते बंद ना करें। हालांकि इस हमले को रूस की बढ़ रही आक्रामकता के नजरिए से भी देखा जा सकता है, लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं देता। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पुतिन अपनी शर्तों के मूल कारण अलास्का वार्ता में ट्रंप के सामने जाहिर कर चुके हैं। कारण है डोनबास क्षेत्र से ज़ेलेंस्की का सौतेला व्यवहार, रूसी भाषी और वहां के लोगों को मान्यता न देना, क्षेत्रीय संप्रभुता की आड़ में डोनबास का दोहन करना। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के साथ बैठक तो की, लेकिन क्षेत्रीय संप्रभुता की आड़ में उन्होंने किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। यानी पुतिन जो क्षेत्रीय अदला बदली चाहते हैं उस पर वार्ता विफल रही। अब सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की के लिए यह मुद्दा इतना संवेदनशील है क्यों? इसका कारण है कि डोनबास रीजन पर सहमति बनी तो यूक्रेन पूर्वी क्षेत्र खो देगा, और यह सामरिक और राजनीतिक स्तर पर ज़ेलेंस्की की हार होगी। यही नहीं, संविधान के आधार पर भी ज़ेलेंस्की विफल साबित होंगे। इसीलिए ज़ेलेंस्की इस मुद्दे पर डील के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुतिन भी शर्त पर अड़े हैं। इसीलिए युद्ध के बादल और गहरा गए हैं। हालांकि इस मुद्दे पर एक बीच का रास्ता निकालने के संकेत भी ट्रंप ज़ेलेंस्की की वार्ता में मिल गए। इसका सीधा मतलब है कि लैंड डील के लिए ज़ेलेंस्की भले ही तैयार नहीं है, लेकिन वो पुतिन से बातचीत के लिए तैयार है, और युद्ध विराम के लिए दोनों द्विपक्षीय डील करेंगे। लेकिन क्या पुतिन डोनबास रीजन पर अपनी शर्तें छोड़ने को तैयार होंगे? सवाल इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को एक गोपनीय दस्तावेज सौंपा है जिसमें कई शर्तें हैं। शर्त यह है कि यूक्रेन संविधान के तहत क्षेत्रीय रियायत को मान्यता नहीं देगा। अगर रूस का कब्जा डोनबास पर बना रहा तो नीपर तक पहुंचने के लिए वो पुल हेड बना सकता है। इसके अलावा व्यापक शांति समझौते के लिए पहले युद्ध विराम किया जाए, रूस से हमले में हुए 300 अरब डॉलर के नुकसान की भरपाई की जाए, और रूस को प्रतिबंधों में राहत शांति समझौते का पालन करने पर ही दी जाए। अब यह तो तय है कि पुतिन इन शर्तों के आधार युद्ध विराम के लिए शायद ही तैयार होंगे। लेकिन डोनबास पर अगर सहमति बनी तो शायद पुतिन इन शर्तों को भी मान और दूसरे क्षेत्रों के लिए रियायत के रास्ते खोल दें, जिसके संकेत पुतिन दे भी चुके हैं। दरअसल रूसी सेना इस समय खार्किव से लेकर खेरसोन तक यूक्रेनी सेना के साथ जंग में है, और मूल समाधान का मुख्य केंद्र यही क्षेत्र है जिसे पुतिन हासिल करना चाहते हैं। इसलिए पुतिन चाहते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच जंग के इस मूल कारण को समझौते का आधार बनाया जाए, और डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन से यूक्रेन की सेना वापस लौट जाए। यानी इनके हटते ही युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन यह एक तरफा हित होगा। यूक्रेन को क्या मिलेगा? पुतिन यूक्रेन को खार्किव और सूमी सौंपेंगे। जो सेना इस समय वहां तैनात है वो रूसी सेना वापस डोनबास रीजन में लौट आएगी और पोजीशन ले लेगी, और कीव की सेना चाहे तो फ्रंट लाइन पर अपनी तैनाती कर सकती है, लेकिन टकराव नहीं होगा। यही वजह है कि शांति वार्ता की तरफ बढ़े रूस और यूक्रेन के कदमों के बावजूद डोनबास रीजन में बारूदी विनाश की गति कम नहीं हो रही।
हालांकि ट्रंप फैसला कर चुके हैं कि अगर उनकी मध्यस्थता में डील नहीं हो पाती है तो वो सिर्फ यूरोप को हथियार बेचेंगे, यूक्रेन से दूरी बना लेंगे। लेकिन जैसे ही ज़ेलेंस्की ने उन्हें युद्धग्रस्त क्षेत्र का मानचित्र दिखाया, ट्रंप को उम्मीद की किरण नजर आई। इस मानचित्र में दिखाया गया कि यूक्रेन के कितने क्षेत्र पर रूस का कब्जा है और रूस के साथ कितने क्षेत्रों पर इस समय जंग चल रही, जिसके बाद ट्रंप ने इस विषय का हल निकालने का आश्वासन ज़ेलेंस्की को दे दिया। हालांकि दावा यह भी है कि बैठक बीच में रोककर ट्रंप ने पुतिन को फोन किया था, जिसके बाद उन्होंने विवादित क्षेत्र मानचित्र के समाधान का आश्वासन दिया और मुमकिन है कि इस मसले का समाधान बातचीत से निकालने के आश्वासन के पीछे पुतिन की सहमति ही है। क्योंकि डोनबास पर कब्जा बनाए रखना रूस के लिए भी महंगा साबित हो रहा है। गैर मान्यता के कब्जे से डोनेस्क और लुहांस्क हमेशा संघर्ष का केंद्र बने रहेंगे। यूरोप की मदद से यूक्रेन रूसी सेना को नुकसान पहुंचाता रहेगा, यानी कब्जा बरकरार रखने के लिए रूस को सैनिकों की जान दांव पर लगानी पड़ेगी। यही वजह है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात का माहौल बनाने की कोशिश की, जिसमें वो भी शामिल हो सकते हैं। मुमकिन है कि इसी वजह से ज़ेलेंस्की भी क्षेत्रीय रियायत का विषय पुतिन के साथ मेज पर बैठकर सुलझाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब तक ये मुद्दा नहीं सुलझेगा, तब तक डोनबास में बारूदी विनाश जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और दुनिया को वॉशिंगटन वार्ता से शांति की उम्मीद थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। अब बात पुतिन और ज़ेलेंस्की की वार्ता पर अटकी है। ज़ेलेंस्की इस वार्ता के लिए तैयार हैं। एक्सपर्ट इसे युद्ध विराम संधि की आखिरी कोशिश मान रहे हैं। अगर पुतिन ज़ेलेंस्की की मुलाकात में कोई हल नहीं निकला तो दुनिया में तबाही तय मानी जा रही है। बीते 4 दिनों में अमेरिका में 2 महामुलाकात हो चुकी। अलास्का में ट्रंप पुतिन की बैठक हुई तो वॉशिंगटन में यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका के बीच सदी की सबसे बड़ी मुलाकात हुई। लेकिन इन बैठकों का नतीजा कुछ नहीं निकला। न यूक्रेन में बरसता बारूद रुका, न रूसी राष्ट्रपति की शर्तों पर कोई सहमति बन सकी और न ही युद्ध विराम को लेकर कोई फैसला लिया जा सका। अब दुनिया की नजरें पुतिन और ज़ेलेंस्की की संभावित मुलाकात पर टिकी, जो कब होगी ये कोई नहीं जानता। ट्रंप ने एक द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा है जो ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच होगी। इस प्रस्ताव को यूक्रेनी राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया, लेकिन रूस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अगर ये बैठक सफल होती है तो ट्रंप ने त्रिपक्षीय बैठक की बात कही, जिसमें ज़ेलेंस्की, पुतिन और वो खुद शामिल होंगे। माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में सीज फायर का यह आखिरी प्रयास है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के बीच संधि करने में नाकाम रहे तो इसके परिणाम बेहद भयानक होंगे। सवाल है कि पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक अगर असफल हुई तो क्या होगा? इसके बाद दुनिया में किस तरह की संभावनाएं बन रही हैं? दुनिया में शीत युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है। दुनिया में एटमी युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पुतिन की संभावित वार्ता विफल होने पर अमेरिका यूक्रेन को हथियार की सप्लाई तेज कर देगा।
जिसमें वो सभी हथियार शामिल होंगे जो अभी तक यूक्रेन की पहुंच से दूर हैं। अमेरिका इन हथियारों को यूरोप की मदद से यूक्रेन तक भेजेगा ताकि जंग की आंच उसकी जमीन तक न पहुंचे। यानी वो खुद जंग से अलग हो जाएगा और यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस की धरती को दहलाएगा। ऐसे में इस बात की आशंका बेहद ज्यादा है कि पुतिन उन यूरोपीय देशों को टारगेट करेंगे जिनके जरिए यूक्रेन तक अमेरिका हथियार पहुंचेंगे। यानी हालात कोई भी, लेकिन इतना तय है कि वार्ता का असफल होना बड़ी तबाही लेकर आएगा। जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के बेहद करीब पहुंचा सकता है। यूक्रेन रूस के बीच शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप की कोशिश ने उन्हें इस समय दुनिया के केंद्र में खड़ा कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ज़ेलेंस्की समेत यूरोपीय संघ ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप को धन्यवाद दे रहे हैं। सवाल है आखिर है क्यों ऐसा? आइए आपको बताते हैं। मेलानिया की शक्ति, युद्ध विराम में प्रगति। रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में अगस्त का महीना एक मोड़ लेकर आया है। युद्ध के साथ शांति वार्ता की दिशा में पहली बार शीर्ष नेताओं ने सीधे रुचि दिखाई है। जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की कामयाब मध्यस्थता के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई इस डील में ट्रंप मुख्य व्यक्ति है? जवाब है नहीं। बल्कि मुख्य चेहरा है फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट मेलानिया ट्रंप। यह जानकर आप हैरान होंगे, लेकिन सच्चाई यही, रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में मेलानिया ट्रंप ही वो फेस हैं जिसने पर्दे के पीछे रहकर भी अप्रत्याशित भूमिका निभाई है। यानी ट्रंप को पुतिन से डील के लिए आगे बढ़ाने वाली कोई और नहीं, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप है, जिन्होंने मानवीय आधार पर युद्ध की आग बुझाने के लिए ट्रंप को प्रेरित किया। और ट्रंप ने पुतिन के साथ वार्ता शुरू की, जिसके बाद ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ भी चर्चा की, जिसका प्रमाण है मेलानिया का खत अलास्का बैठक में पुतिन को सौंपना, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हर बच्चा अपने दिल में एक जैसे सपने लेकर जन्म लेता है, चाहे वो किसी छोटे गांव में पैदा हो या किसी बड़े शहर में। वे प्यारे, संभावना और खतरे से सुरक्षा का सपना देखते हैं। माता पिता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी उन्हें संवारने की है। नेताओं के रूप में ये जिम्मेदारी और भी बड़ी है। हमें पूरी मानवता के लिए ऐसा संसार बनाना होगा जहां हर आत्मा शांति हो, जिनका भविष्य सुरक्षित हो। आज की दुनिया में कई बच्चे मजबूरी में अपनी हंसी दबाते हैं। मिस्टर पुतिन, आप अकेले ही उनकी हंसी को लौटा सकते हैं। अगर आप इन बच्चों की मासूमियत की रक्षा करेंगे तो आप केवल रूस की ही नहीं, मानवता की सेवा करेंगे। दरअसल ये वही भावनात्मक खत है जो पुतिन को ट्रंप ने अलास्का में सौंपा था, जिसके बाद पुतिन का रुख भी नर्म हो गया। यही वजह है कि न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला ने भी उन्हें धन्यवाद दिया। और ट्रंप भी शांति की दिशा में इस खत के योगदान को कम नहीं आंकते। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मेलानिया ट्रंप ने पुतिन को खत लिखा था। इसके पहले भी उन्होंने मानवीय पहलुओं पर एक भावनात्मक पत्र पुतिन को लिखा था। लेकिन तब उस खत में क्या लिखा था, इस पर चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो पुतिन ने सार्वजनिक रूप से नहीं पढ़ा। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि मेलानिया के खत ने पुतिन की सोच बदल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ट्रंप काल में ज़ेलेंस्की दूसरी बार अमेरिका गए, लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की अपने पहनावे और बर्ताव से बिल्कुल अलग नजर आए। ज़ेलेंस्की ने सूट तो नहीं पहना था, लेकिन वैसी ही दिखने वाली एक जैकेट पहनी थी। दावा यह भी है कि इस बार अमेरिका के दौरे के लिए ज़ेलेंस्की को यूरोप के नेताओं ने खास तौर से तैयारी करवाई थी। बार बार थैंक यू, यानी बार बार आभार जताना।
ये शब्द अमेरिका के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के और उन प्रयासों के लिए था जो यूक्रेन के लिए किया जा रहा है। Thank you very much for your efforts. Thank you and thanks to our partners. Thanks to them and thank you. ज़ेलेंस्की ने 7 बार थैंक यू कहा तो इसकी एक खास वजह भी है। ज़ेलेंस्की को अपनी पिछली अमेरिकी यात्रा से कई सबक मिले थे। शायद ज़ेलेंस्की को याद था कि पिछली यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ये कहा था कि वो तो अमेरिकी समर्थन की कदर नहीं करते हैं। I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि इस बार यूरोपीय नेताओं ने ज़ेलेंस्की को बातचीत की तैयारी भी करवाई। एक रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप से बात करने के लिए ज़ेलेंस्की को ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने ट्रेनिंग दी थी। स्टारमर ने ज़ेलेंस्की को कहा था कि वो ट्रंप को मदद के लिए धन्यवाद कहे। मेलानिया ट्रंप के लिए अपनी पत्नी की तरफ से चिट्ठी सौंपना भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। स्टारमर ने इस बार ज़ेलेंस्की को युद्ध वाली वर्दी पहनकर नहीं जाने की सलाह दी थी। स्टारमर ने ज़ेलेंस्की को सलाह दी थी कि वो इस बार सूट पहने। 28 फरवरी 2025 और 18 अगस्त 2025 बहुत कुछ बदला हुआ नजर आया। ज़ेलेंस्की का पहनावा अलग था, दोनों बार की बॉडी लैंग्वेज अलग थी। पिछली बार माहौल गर्म था तो इस बार बहुत अनुकूल। 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की स्मार्ट काली जैकेट और कॉलर वाली काली शर्ट पहनकर पहुंचे थे और ट्रंप ने उनकी तारीफ भी की। इस बार ज़ेलेंस्की के सूट ने उस पत्रकार को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया जिसने फरवरी में उनका मजाक उड़ाया था। रियल अमेरिकी वॉइस के रिपोर्टर ब्रायन गैलिन ने कहा, You look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good on I you. said the one that attacked you last time. See, now he's I remember that. I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. You see, I changed you out. Maybe yours is much better. अब आपको दिखाते हैं कि ट्रंप ने इस पत्रकार के बारे में ऐसा क्यों कहा। पिछली बार रिपोर्ट ने क्या कहा था। Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office. I will wear a costume after this war will finish. ज़ेलेंस्की ने इस बार बैठक के दौरान पारिवारिक संबंध बनाने की भी कोशिश की। ट्रंप को यूक्रेनी प्रथम महिला ओलेना ज़ेलेंस्की का एक लेटर सौंपा जो अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के नाम लिखा गया था। यूरोपीय नेताओं ने भी ट्रंप की खूब तारीफ की। अब ज़ेलेंस्की के इस थैंक यू और सूट वाले दांव से क्या फायदा हुआ ये भविष्य में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अमेरिका में माहौल बहुत खुशनुमा नजर आया और ट्रंप ने पुतिन को फोन भी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बेंजामिन ने गाजा का नामो निशान मिटाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल के 1 लाख सैनिक गाजा में बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में। इससे अरब में एक जंग भड़क सकती है। वॉशिंगटन में महामंथन किया जा रहा है कि कैसे यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवाया जाए, लेकिन इधर ट्रंप के सहयोगी बेंजामिन नेतन्याहू अरब महासंग्राम की चिंगारी भड़काने में जुटे हैं। इजराइल का प्लान है गाजा को नक्शे से खत्म कर देना। इसके लिए इजराइल की सेना बड़ी तैयारी कर चुकी है। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 1 लाख सैनिक तैयार है। वायुसेना और थल सेना अगले कुछ दिन में हमले शुरू करने वाले हैं। गाजा के हर इलाके में हमास के ठिकानों पर हमले की तैयारी है। इससे गाजा में बड़े पैमाने पर रक्तपात होगा। इजराइल इससे बचने के लिए फिलिस्तीनियों को दक्षिणी सूडान भेजने पर विचार कर रहा है।